अनिका ने सोचा नहीं था कि जिस आदमी का उसने ऑपरेशन किया था उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल में इस तरह मिल जाएगी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर इशारा करते हुए उसे फिर से कहा, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड जिंदा हैं। अनिका के आसपास खड़े लोग उसे बड़े सम्मान के साथ देखने लगे। अनिका लिफ्ट से बाहर निकली। उसने अंजलि आंटी से कहा, जी मैं यहाँ अपने रिश्तेदार से मिलने आई हूँ। अब्दुल, जो ये सब देखकर चौंक गया था, उसने अंजलि आंटी से फिर एक बार पूछा, मैडम क्या आपको यकीन है कि इसी लड़की ने? अब्दुल अपनी बात पूरी करे उससे पहले अंजलि आंटी ने उसे जवाब दे दिया, इस लड़की को मैं कैसे भूल सकती हूँ, कोई चांस ही नहीं, यही तो है वो। ये बात सुनते ही जैसे अब्दुल अपनी जगह पर जम गया। उसने जो सुना था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब्दुल ने अनिका से पूछा, क्या आपने मेडिकल ट्रेनिंग ली है? अनिका ने अब्दुल को तीखी नजरों से देखा। अब्दुल को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि कल रात अनिका ने उसे बताया था कि वो रोहित से मिलना चाहती थी। तब अब्दुल ने सोचा था कि जो लड़की कभी कॉलेज नहीं गई उसे मेडिकल साइंस के बारे में क्या पता होगा। बहाना बनाकर बस रोहित के करीब आना चाहती होगी। मगर अब्दुल को एहसास हो चुका था कि वो गलत था। तभी वहाँ रोहित लेबोरेटरी से किशन जी की स्कैन रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल कॉरिडोर में आया। रोहित ने देखा कि अब्दुल, अंजलि आंटी और अनिका साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। अंजलि आंटी जिस तरह से अनिका की ओर देख रही थी, रोहित को डाउट हुआ कि शायद अनिका ही वो लड़की थी जिसने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित उनके पास आया और अंजलि आंटी से पूछा, आंटी आप इन्हें जानती हैं? क्या यही वो लड़की है? अंजलि आंटी ने एक बड़ी सी स्माइल देकर रोहित से कहा, यस रोहित, शी इज द वन। अनिका का ये नया रूप देखकर रोहित फिर सरप्राइज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका है कौन, अच्छी है या बुरी है, स्कूल ड्रॉप आउट है या कोई जीनियस। रोहित बस अनिका की आंखों में देखता रहा। रोहित जिस तरह अनिका को देख रहा था वो धीरे धीरे अंजलि आंटी, अब्दुल और आसपास खड़े लोगों ने भी नोटिस किया। अनिका रोहित की नजर हटाने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगी और फिर अचानक अब्दुल से पूछा, क्या मुझे मिस्टर रोहित मारवा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अनिका की इस बात पर रोहित ने अनिका से पूछा, अपॉइंटमेंट? किस बात की अपॉइंटमेंट? रोहित की बातों से अनिका को पता चल गया कि शायद कल रात का मैसेज अभी तक अब्दुल ने रोहित तक पहुंचाया ही नहीं था। अनिका ने अब्दुल से पूछा, क्या आपने मेरा मैसेज मिस्टर मारवा को नहीं दिया है? अनिका की बात सुनते ही अब्दुल के चेहरे का रंग उतर गया। रोहित ने अब्दुल की ओर देखकर उसे कड़क आवाज में पूछा, अब्दुल ये किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही हैं? इनका मैसेज क्यों नहीं दिया तुमने मुझे? अब्दुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अटक अटक के रोहित से बात करने लगा, वो दरअसल मैडम कल रात को आपसे मिलना चाहती थी, आपकी दादी माँ के ऑपरेशन के बारे में कोई बात करना चाहती थी। रोहित को अब्दुल की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोहित ने आसपास खड़े लोगों की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज में कहा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? रोहित अब्दुल को और कुछ कहने जाता उससे पहले अब्दुल रोहित से कहने लगा, मगर सर शायद एक बार किसी तरह अनिका जी ने किशन सर की जान बचाई हो, मगर वो तो कभी कॉलेज भी नहीं गई, उन्होंने मेडिकल की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हासिल की है। अनजाने में किसी की जान बचा लेना एक बात है और आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है उसे ट्रीट करना बहुत अलग बात है। इसलिए मैंने सोचा कि अब्दुल की ये बात अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा अब्दुल उसे नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए अनिका ने अब्दुल को एक करारा जवाब दिया, आप किसी इंसान की काबिलियत पर कैसे शक कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं उस इंसान की काबिलियत क्या है? वो जानने की कोशिश भी नहीं की। मौका दिए बगैर आप हार जीत का फैसला नहीं कर सकते। अब्दुल ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए मैं सालों से रोहित जी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मुझे अब तक इतना पता चल चुका है कि दादी माँ का ऑपरेशन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर अमृता है। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए अब्दुल के सवाल का जवाब दिया, कोई उनसे बेहतर हो तब भी आप उन्हें मौका नहीं देंगे? आप लोगों की डिग्रियां देखते हैं या उनका परफॉर्मेंस? किसी का नाम बड़ा होता है तो किसी का काम, और फिर मौका देने में बुराई क्या है? इससे पहले कि अब्दुल कुछ कहने जाता, रोहित ने हाथ के इशारे से उसे रोक लिया। रोहित ने अनिका से कहा, दादी माँ चंडीगढ़ के अस्पताल में है, उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन्हें कहीं ले जाया नहीं जा सकता, आपको चंडीगढ़ आना होगा मेरे साथ। अनिका ने कहा, ठीक है 2 दिन बाद चलेंगे, मुझे मेरी बुआ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। इतना कहकर अनिका फिर से लिफ्ट की ओर जाने लगी।
2 कदम चलने के बाद रुककर उसने फिर से रोहित से कहा, और हाँ मिस्टर मारवा, मैं कार में अकेली ही ट्रेवल करूंगी। सर्जरी से पहले मेरी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। रोहित ने कहा, ठीक है, मेरी पर्सनल गाड़ी में मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। मैं किसी और गाड़ी में आ जाऊंगा। मेरी गाड़ी में आप आराम से सो सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। जब अनिका फिर से मुड़कर लिफ्ट की ओर जाने लगी तब रोहित ने उसे पूछा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? अनिका चलते चलते रुक गई। अनिका को लगा कि शायद रोहित को इस बात का शक हो चुका है कि वो ही डॉक्टर अमृता है, वरना इतना बड़ा आदमी उसे अपनी दादी माँ का ऑपरेशन करने की इजाजत कैसे देता? अनिका ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मुड़कर रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी एक शर्त है, जब मैं आपकी दादी माँ का इलाज कर दूं तो आपको मेरी भी एक मदद करनी होगी। मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ और उसे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी। रोहित चौंक गया। उसने अनिका से पूछा, आप किसे ढूंढ रही हैं? तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अनिका ने रोहित की बात का सिर्फ इतना सा जवाब दिया, बता दूंगी, एक बार आपकी दादी माँ का ऑपरेशन हो जाए उसके बाद बताऊंगी। इतना कहकर अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अनिका सिर्फ उस बेनाम ईमेल में लिखी बातों पर अमल कर रही थी। अपने बेटे तक पहुंचने का उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, और अगर वो बिना ईमेल करने वाला अगर रोहित खुद हुआ तो वो जानती थी कि काम पूरा होने से पहले वो रोहित को अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। और अगर रोहित उस बेनाम ईमेल के पीछे ना भी हुआ तो अनिका को पता था कि उसकी दादी का इलाज करने के बाद रोहित अपने कनेक्शंस लगाकर उसके बेटे को जरूर ढूंढ लेगा। जैसे ही अनिका के लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, रोहित ने अब्दुल को गुस्से से देखा। रोहित की आंखों में लिखा सवाल अब्दुल ने पढ़ लिया था। अब्दुल सर नीचे झुकाकर रोहित से कहने लगा, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। रोहित ने अब्दुल से फिर पूछा, क्या तुम जानते हो तुमसे क्या गलती हुई है? अब्दुल ने अपनी नजरें नीचे रखे जवाब दिया, मैंने उस इंसान को मिलने से रोका जो आपकी दादी माँ का इलाज कर सकती थी। अब्दुल की बात पूरी हो उससे पहले रोहित ने उसकी बात पूरी की। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने सोचा, लेकिन तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा काम है लोग तुम तक जो मैसेज पहुंचाएं वो तुम मुझ तक पहुंचा दो, ना कि खुद सोचो कौन सा मैसेज पहुंचाना है और कौन सा नहीं, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास है नहीं। जानते हो, तुम्हारी गलती की वजह से दादी माँ के इलाज का इतना बड़ा चांस मिस हो गया होता। अब्दुल को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने नई नई कंपनी ज्वाइन की थी। तब जो भी रोहित से मिलने आता उसका मैसेज अब्दुल रोहित को पहुंचा देता, मगर उस वक्त रोहित ने अब्दुल को ये कहते हुए डांटा था, जो मुझसे मिलना चाहता है, अगर उस सबके मैसेज मुझे पहुंचाते रहोगे तो मेरा दिन तो तुम्हारे मैसेज सुनने में ही निकल जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो कि किसका मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहिए और किसका नहीं। खुद फिल्टर करो, वरना तुम में और किसी मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए पिछले कुछ सालों से अब्दुल वही मैसेज रोहित तक पहुंचाता था जो उसे लगता था कि रोहित के लिए सुनना जरूरी है, और रोहित भी अब्दुल पर पूरा विश्वास करता था। मगर न जाने इस अनिका ने रोहित पर क्या जादू कर दिया था। रोहित अपनी ही कही हुई बात भूल गया। अब्दुल से बातें करते हुए अचानक रोहित का ध्यान अंजलि आंटी पर गया। हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाकर वो बैठ गई थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी। रोहित उनके पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे पूछा, अंजलि आंटी। अंजलि आंटी को जैसे रोहित की बात और रोहित का स्पर्श महसूस ही नहीं हुआ था। वो बस अपने मन में अंदर ही अंदर कुछ सोचे जा रही थी। रोहित उनके बगल में आकर बैठा और इस बार आवाज ऊंची करके उन्हें पूछा, आंटी आप ठीक तो है ना? अंजलि आंटी अपने ख्याल से बाहर आई और रोहित से कहने लगी, नथिंग बेटा रोहित, नथिंग। मैं बस कुछ सोच रही थी। इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। रोहित आंटी की ये बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी अभी आंटी ने कहा था कि ये वही लड़की है जो कल उन्हें होटल में मिली थी और जिस लड़की ने किशन अंकल की जान बचाई थी। रोहित ने अंजलि आंटी से कहा, आंटी आपने अभी अभी कहा ना कि इसे आपने कल ही देखा था होटल में। अंजलि अभी भी कुछ सोच रही थी। उसने रोहित से कहा, नहीं नहीं वैसे नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से मैं इस लड़की को जानती हूँ। जाने दो, हो सकता है मैं गलत हूँ।
कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। रोहित ने अंजलि आंटी का हाथ पकड़ा और दोनों किशन जी के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगे। किशन जी की छाती पर पट्टियां लगी थीं और वो रिमोट से टीवी चैनल चेंज कर रहे थे। जैसे ही रोहित अंजलि आंटी को लेकर रूम में आया, किशन जी ने रोहित से कहा, अरे बेटा रोहित, तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आई एम फिट एंड फाइन, नाउ डोंट वरी अबाउट मी। तुम अपना काम छोड़कर इस तरह मेरे पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम्हारा ध्यान मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से हटा तो भाई नुकसान हम जैसे इन्वेस्टर्स का ही होगा। ये कहकर किशन अंकल हंसने लगे, मगर हंसते ही उनकी छाती में दर्द महसूस हुआ। तभी अंजलि आंटी ने कहा, अब बस भी कीजिए ये हंसी मजाक, पहले ठीक हो जाइए, बाद में करते रहिएगा। रोहित ने किशन जी से कहा, आंटी इज राइट, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आपको बस आराम करना है और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। तभी रोहित को कल शाम वाली बात याद आई। रोहित ने अंकल और आंटी से पूछा, वैसे आप लोग यहाँ किससे मिलने आए थे? टीवी की आवाज कम करते हुए किशन अंकल ने कहा, बेटा मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया था। 25 साल बाद उसकी कोई खबर मिली थी मुझे। उसने यहीं किसी लड़के से शादी की थी, उसकी सरनेम गुलेरिया थी, मगर मुझे पता चला कि 2 साल बाद एक बच्ची को जन्म देकर मेरी बहन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। अपनी बहन के बारे में बात करते हुए किशन जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अंजलि ने किशन जी को संभालते हुए कहा, 23 साल पहले की बात है। हाँ, अगर वो आज हमारे साथ होती तो ये बहुत खुशी की बात होती। आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, मगर हमें उनकी बेटी को ढूंढना है। किशन अंकल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, बस अब तो इतनी सी इच्छा है कि उसकी बेटी को हम हमारे साथ ले जाएं और अच्छे से उसकी देखभाल करें, ठीक वैसे जैसे उसकी माँ हमारी देखभाल किया करती थी हमारे बचपन में। ये ख्याल आते ही किशन अंकल अपने बेड से उठने लगे और रोहित और अंजलि से कहने लगे, चलो अभी अभी हम गुलेरिया हाउस जाते हैं और अपनी बेटी को ले आते हैं। आंटी ने किशन अंकल को रोकते हुए कहा, अभी नहीं, पहले एक बार आप ठीक हो जाएं, उसके बाद हम जाकर ले आएंगे। आप रहने दीजिए, मैं ही जाकर उनसे पहले मिलाती हूँ। तभी किशन जी ने रोहित से कहा, बेटा जरा मेरी वो बैग देना। कमरे के एक कोने से रोहित ने किशन अंकल की बैग लेकर उनके बेड के पास रख दी। किशन जी ने अपनी बैग खोली और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। किशन जी ने ये तस्वीर अंजलि आंटी को देते हुए कहा, ये है मेरी बहन स्वाति की तस्वीर। तुम जब वहां जाओगी और स्वाति की बेटी से मिलो तो आकर मुझे बताना, क्या स्वाति की बेटी की सूरत मेरी बहन से मिलती है? तस्वीर देखते ही अंजलि आंटी के होश उड़ गए। अभी अभी थोड़ी देर पहले अनिका को देखकर अंजलि आंटी को जो कुछ भी महसूस हो रहा था वो यूं ही नहीं था। किशन जी की दी हुई फोटोग्राफ और अनिका की सूरत हूबहू मेल खाती थी। आंटी का शक यकीन में बदलने लगा था कि कल शाम जिस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किशन जी की भांजी थी। अंजलि आंटी ने रोहित की तरफ देखा और रोहित को पूछने लगी, बेटा रोहित, अभी जो लड़की हमें बाहर मिली थी वही लड़की जिसने कल अंकल की सर्जरी की थी, वो तुम्हारी होटल में रहती है ना? रोहित ने कहा, हाँ। आंटी ने रोहित से पूछा, क्या तुम उसका नाम जानते हो? रोहित ये सवाल सुनकर हैरान हो गया क्योंकि उसका नाम तो अंजलि आंटी खुद भी जानती थी। रोहित ने कहा, हाँ आंटी, उसने बताया तो हमारी बात भी हुई। आप जानती हैं उसका नाम अनिका है। अंजलि आंटी की सांसें अब और तेज होने लगी थीं। उन्होंने रोहित से पूछा, नाम तो मैं जानती हूँ लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, क्या तुम जानते हो उस लड़की का पूरा नाम क्या है? रोहित ने मन ही मन कुछ याद किया और फिर अंजलि आंटी की बात का जवाब दिया, हाँ अनिका गुलेरिया है उसका पूरा नाम।